Hi grade 5th. In previous class we have completed chapter number 9. Even I had shared you revision worksheet. तो आप उसमें आगे के जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, वो सारे कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि दे आर ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स. इसमें 10th 11th चैप्टर्स के भी सारे एक्सरसाइजेस कवर्ड है. आप उतने क्वेश्चंस छोड़ के सारे धीरे धीरे करने शुरू कीजिए. अल्टीमेटली एट द लास्ट आई विल शेयर यू द पीडीएफ ऑफ होल आंसर की. मैं आपको सारे क्वेश्चंस की आंसर कीज भेज दूंगी. दैट इज अ फुल फ्लेज रिविजन फ्रॉम माय साइड. आई थिंक और कोई क्वेश्चंस बचते नहीं हैं, सो नो अदर थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. चैप्टर नंबर 10, ग्रोइंग एंड प्रिजर्विंग फूड. ग्रोइंग मतलब खाना उगाना, जैसे हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं. एंड प्रिजर्विंग फूड मतलब उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं. राइट. वार्म अप. यू मे हैव फ्रूट्स, ट्रीज और अदर वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द बैकयार्ड और नियर योर होम. मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई लोगों को शौक होता है घर में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाने का, या फिर अपने आजू बाजू उसको उगाने का. तो कई बार होता है. हैव यू और सम ऑफ योर फ्रेंड फैमिली have you or some from your family plant a tree. मतलब क्या कभी आपने या आपके फैमिली मेंबर्स ने मिलकर कोई ट्री प्लांट किया है. इफ यू आर गिवन सीड्स, हाउ वुड यू प्लांट अ ट्री. डिस्कस दिस इन क्लास. अगर आपको कोई सीड दिया जाए तो आप ट्री कैसे प्लांट करोगे, वो क्लास में डिस्कस कीजिए. अर्ली ह्यूमन यूज टू हंट फॉर फूड. पहले के जो लोग थे वो खाना हंट करते थे मतलब एनिमल्स को मारते थे. दे एट द वाइल्ड प्लांट्स. दे ग्रू अराउंड देम एंड वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव्ड अराउंड देम. मतलब पहले आजू बाजू जो उगाते थे या फिर जो उगा हुआ होता है उसे खाते थे, और आजू बाजू जो एनिमल्स होते थे उसको मार के खाते थे. विद द टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स फ्रॉम सीड्स. और जैसे जैसे टाइम जाता गया उनको सीड्स से क्रॉप्स उगाने आने लगे, शुरू कर दिया उन्होंने. दे लर्न द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ब्रीड कैटल. मतलब उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स और ब्रीड कैटल जो है उनको रखना शुरू कर दिया. उन्होंने उनको मैनेज करना शुरू कर दिया. ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर. ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स उगाना, एंड रेयरिंग एनिमल्स का उनको ग्रो करना, उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर. Once people started agriculture, they began to settle down in the permanent houses because they did not need to move around looking for the food anymore. जैसे ही लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, वो लोग एक जगह सेटल होने लगे और उन्होंने इवन परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए. क्यों? क्योंकि अब उन्हें खाने की तलाश में खाने को ढूंढने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता था. विलेजेस एंड सोसाइटी ग्रेजुअली ग्रू बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की वजह से विलेजेस और सोसाइटीज, विलेजेस मतलब गांव और सोसाइटीज मतलब कम्युनिटी. हम अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे सोसाइटी कहते हैं. तो एग्रीकल्चर की वजह से, जैसे मैंने बताया कि अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, तो एग्रीकल्चर की वजह से विलेजेस और सोसाइटीज बनने लगे. एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ मेजॉरिटी
of Indians. Agriculture is the primary source of livelihood. मतलब एग्रीकल्चर हमारे लाइवलीहुड मतलब हमारे जिंदा रहने का मेजर तरीका है, मेजर सोर्स है. In most parts of the India, the main crops are grown in 2 cycles. Mostly पूरे इंडिया में हम 2 साइकिल्स में मतलब दो तरीके से प्लांट्स उगाते हैं. एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप्स. Winter crops are known as rabi crops and summer crops are known as kharif crops. Crops like wheat and gram are grown in winter. They are rabi crop. Crops like rice, jawar, bajra and are grown in summer are known as are kharif crops. जो wheat and gram है वो रबी क्रॉप्स है और राइस, जवार और बाजरा जो है जो एक्चुअली गर्मी में समर में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स. फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो आवर फूड. फार्मिंग और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन मेनी स्टेप्स. मतलब जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. कैसे? क्योंकि फार्मिंग और कल्टीवेशन, फार्मिंग मतलब उगाना और कल्टीवेशन मतलब वो जो उगा है उसको काटना, राइट. तो जो फार्मिंग एंड कल्टीवेशन है वो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में होता है. द फील्ड इज प्लग टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर कल्टीवेशन. मतलब कि पहले जो ज़मीन होती है उसे खेड़ा जाता है मतलब वो ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए रेडी किया जाता है. ऑक्सन और ट्रैक्टर्स आर यूज टू प्लग द फील्ड्स. और जो ऑक्सन्स मतलब बैल और ट्रैक्टर्स जिसके पास जैसा अरेंजमेंट हो. अगर ट्रैक्टर्स के लिए उनके पास अगर पैसे हैं तो ट्रैक्टर्स एल्स ऑक्सन से उनकी ज़मीन को पहले कल्टीवेट करने लायक बनाया जाता है. अब प्लग इज अ टूल which digs the soil with the metal blades. आपने देखा होगा ऐसा वाला, ऐसा. ठीक है. इससे क्या होता है, इसको आइदर ऑक्सन के साथ बांधा जाता है, अगर बैल है तो बैल के साथ ऐसे बांधा जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो ट्रैक्टर आता है वो ट्रैक्टर में ऐसा ऑलरेडी ये होता है. ठीक है. तो इससे क्या होता है, जिससे वो ज़मीन में ऐसे करते हैं तो वो जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ जाती है और उस प्रकार उसको रेडी किया जाता है कल्टीवेशन के लिए. प्लगिंग द सॉइल एंश्योर्स द एयर गोज इन. मतलब जब उसको प्लग किया जाता है सॉइल को तो एयर अंदर जाती है. द फर्टाइल टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल ऑल्सो गेट्स मिक्सड विद द लेयर बिलो. और जो अगर ऊपर का नीचे का सॉइल का जो भी लेयर है वो फर्टाइल है तो जैसे उसको प्लग किया जाता है नीचे से मिट्टी ऊपर आती है तो वो एक्चुअली मर्ज होती है, एक्चुअली मिक्स होती है. एट दिस स्टेज सम fertilizers are also added to the soil to ensure that the crops get the required nutrients. जैसे हमारे बॉडी में हम जनरली मल्टीविटामिन्स या फिर विटामिन ए, बी, सी, B12 की गोलियां लेते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं जिससे हम हेल्थ, इम्यूनिटी अच्छी रहे, वैसे ही ये जो हम क्रॉप उगाते हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़े, उसके लिए हम उनको अगर प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस मिल गए तो क्रॉप बहुत बढ़िया उगेंगे. तो ये जब प्लगिंग होती है इसी के साथ फर्टिलाइजर्स उसमें मिलाया जाता है ताकि हमारे क्रॉप्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और हमारे क्रॉप्स बहुत बढ़िया उगे. The soil of the field is also leveled and furrowed made in the soil.
और जो फील्ड की सॉइल होती है उसको लेवल अप किया जाता है। द फरो इज अ डीप लाइन्स दैट had cut into the field। आपने फार्म में देखा होगा, ये आपका एरिया है तो यहाँ पे ऐसे डीप लाइंस बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फरो। सीड्स आर प्लांटेड इन द फरो। ये जो बीच में जो लाइंस बनाई जाती है, फरो किया जाता है, उसमें सीड्स सीड्स डाले जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं। दिस इज नोन एज स्विंग। स्विंग से कहते हैं सीड्स को डालना। सीड्स कैन बी सोन बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मैकेनिकल प्लांटर्स नोन एज सीड ड्रिल्स। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फील्ड, हमारा जो खेत है वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से आइदर हम उसको हाथ से प्लांट कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल जो मशीन आता है उसको लेके आ सकते हैं और उससे सीड्स उगाए जा सकते हैं। Once the seedling grow, they have to be protected from the insects and birds who might try to feed on them। मतलब कि जैसे ही सीडलिंग ग्रो हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, हमें उनको किससे बचाना पड़ता है? हमें उनको इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स से बचाना पड़ता है, जो शायद Once the seedling grow, they to be protected from insects। जैसे मैंने बताया कि जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उस पे इंसेक्ट्स और बर्ड्स आते हैं वो क्रॉप खराब करने के लिए। तो फार्मर क्या करते हैं? फार्मर पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं। पेस्टिसाइड्स का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मॉस्किटोज हो गए या फिर कॉकरोच हो गए, राइट, तो हम बैगॉन ले आते हैं या फिर काला हिट ले आते हैं, राइट। तो हम इस वे में उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे घर को, हमारी चीज़ों को। वैसे ही फार्मर्स अपने क्रॉप को बचाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, राइट। फार्मर्स स्प्रेड्स पेस्टिसाइड्स टू कीप अवे द पेस्ट्स दे मे डैमेज द क्रॉप्स। Weeds should also be removed. Weeds should also be removed as they take away the nutrients from the soil which the crops would need to grow। मतलब जो सॉइल में वीड्स होती हैं उसको भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो छीन लेती है। The seedlings of the some crops are paddy, जैसे राइस की सीडलिंग्स को पैडी कहते हैं। नीड्स टू बी ट्रांसफर टू अनदर फील्ड वंस दे ग्रो इन सर्टेन साइज। मतलब राइस प्लांटेशन का ऐसा तरीका है कि उनके सीड्स को पहले थोड़े छोटे छोटे साइजेस में उगाया जाता है और जैसे ही उनके प्लांट्स का एक साइज हो जाता है उसके बाद उसको निकाल के दूसरी जगह प्लांट किया जाता है। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। सी दिस, द फर्स्ट स्टेप इज प्लगिंग हमारा आ गया। आफ्टर प्लगिंग कम्स सोइंग, fertilizers follow sowing, the ripened crops are harvested, then followed by treasuring and winnowing, the final steps, right? So hope this is clear। और आगे का चैप्टर मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। सो आपका आज का होमवर्क है, जैसे मैंने बताया आगे की मैं रिवीजन वर्कशीट ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसके अलावा चैप्टर 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसके सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं ये चैप्टर्स ख़त्म कर दूंगी, आई विल शेयर यू द आंसर की ऑफ ऑल द क्वेश्चंस।
With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.